हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत फाइन होंगे। नाउ वी आर इन द लेक्चर नंबर 3 of the international taxation, and today we are going to start with the one of the important chapter for your exam point of view, that is a transfer pricing provision, which is in the section 92 to 92F. ओके, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरनेशनल टैक्सेशन 25 मार्क्स का आता है तो 10 to 12 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर में से रहेगा। और उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने जैसा आपको बताया कि DTAA में से आएगा, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो जैसा कि फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट लेक्चर जो इनिशियल लेक्चर्स हमने डिस्कस किया था उसके अंदर हमने ये ट्रांसफर प्राइसिंग की थोड़ी बहुत चीज़ें समझी थी। ओके, ट्रांसफर प्राइसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ट्रांसफर प्राइसिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है इन द इंटरनेशनल टैक्सेशन और इनकम टैक्स लॉ के अंदर, बिकॉज ऑफ द रीज़न जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स होते हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन मीन्स इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स जो भी होते हैं बिटवीन द एसोसिएटेड एंटरप्राइज। द एसोसिएटेड एंटरप्राइज मतलब कोई ना कोई पार्टी रिलेटेड होती है विद द ट्रांजेक्टेड पार्टी। तो इन दैट केस जो भी प्राइस पेड या प्राइस चार्ज हुई है वो कहीं ना कहीं मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है या फिर मार्केट वैल्यू से कम है, और उसकी वजह से प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है। तो जो प्रॉफिट कम होता है मतलब इंडिया में प्रॉफिट कम रिपोर्ट होता है। तो अगर इंडिया में प्रॉफिट कम रिपोर्ट होगा तो उसकी वजह से गवर्नमेंट का भी टैक्स रेवेन्यू क्या होगा, कम होगा। ओके, एज वेल एज जैसा मैंने आपको बताया था कि फॉरेन करेंसी में भी कटौती होगी, फॉरेन करेंसी में इंडिया में कम रिसीव होगी उसकी वजह से, क्योंकि अगर आप प्राइस कम चार्ज करोगे तो फॉरेन करेंसी कम इंडिया में आएगा, और अगर आप प्राइस ज़्यादा पे करोगे इन केस ऑफ परचेज यू आर गोइंग टू पे मोर इन ऑर्डर टू रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी, एंड फॉर रिडक्शन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी यू हैव टू रिड्यूस द इनकम। ओके, सो उसकी वजह से फॉरेन करेंसी का भी पेमेंट ज़्यादा होगा। अगर आप परचेस कर रहे हो तो ज़्यादा वैल्यू से करोगे, और अगर आप सेल कर रहे हो तो कम वैल्यू से करोगे, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट आपका कम होगा। तो वो सारी जो प्रैक्टिसेस थी जो इनिशियली बहुत सालों पहले होती थी, ठीक है, देन उन्होंने बाद में इंटरनेशनल प्रोविजंस लगाई और ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविज़न लगाई कि आप जो भी प्राइस चार्ज करते हो या पे करते हो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वी विल टेक अ वन बेंचमार्क प्राइस विच इज़ कॉल्ड एज द आर्म्स लेंथ प्राइस। वी आर ऑलरेडी डिस्कस इन द लेक्चर नंबर 1 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस। तो आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब क्या होता है कि क्या एग्जैक्टली मार्केट वैल्यू होता है कि फिर उस केस में आपको कुछ लैंडेड प्राइस देना होता है, कि एक एक्सेप्टेबल प्राइस होता है इन विच द पार्टीज आर अनरिलेटेड एंड द सिचुएशन इज अनकंट्रोल्ड। तो यू हैव टू रिमेंबर द टू थिंग्स। नंबर 1, ALP हम कब ले सकते हैं? तो जब ट्रांजेक्शन बिटवीन कब हुआ हो, रिलेटेड पार्टी। ओके, तो रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ होगा, और अगर वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हुआ मीन्स इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, तो हमें ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन लगाना है, मतलब आर्म्स लेंथ प्राइस लगेगा। ओके, इट इज़ इमटेरियल के SSC ऐसा बोल रहा है कि हमने जो ट्रांजेक्शन किया है वो मार्केट वैल्यू पे किया है, इट इज़ नॉट द एक्सेप्टेबल ग्राउंड, यू हैव टू अप्लाई द ALP इवन इफ इट द ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड एट FMP। ओके, देयर इज नो सेंस, वो जो भी क्लैरिफिकेशन SSC दे रहा है उसका कोई सेंस नहीं बनता। यू हैव टू अप्लाई द ALP इन एवरी ट्रांजेक्शंस बिटवीन the associated enterprise and which is performed outside the border, means the international transaction. So here in this case जो भी एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस होगा जिसमें प्राइस ज़्यादा पे हुआ होगा और कम चार्ज हुआ होगा, ये ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, जिसमें प्राइस ज़्यादा पे हुआ होगा और प्राइस कम रिसीव किया होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, जो प्रॉफिट सेंटर है आपका, मतलब जो प्रॉफिट है उसको कम करना है। तो अगर आप SSC के एंड से देखोगे तो प्रॉफिट कम कैसे होगा? तो प्रॉफिट तो कम तब होगा ना जब आप प्राइस ज़्यादा पे करोगे तो परचेस आपका ज़्यादा डेबिट होगा, और सेल्स आप कम वैल्यू से रिकॉर्ड करोगे तो आपका सेल्स कम वैल्यू से रिकॉर्ड होगा। तो वो डिफरेंस क्या होगा? वो डिफरेंस आपका क्या बन जाएगा? प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? और ज़्यादा वैल्यू से सेल करूँगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम वैल्यू से कुछ परचेस करूँगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप जो प्राइस जो पे कर रहे हो वो आर्म्स लेंथ प्राइस से ज़्यादा होगा तो हम ALP लगा देंगे, तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली वही प्राइस पे आ जाएगा जिस रेंज में उसको होना चाहिए था। अगर आप सेल कम वैल्यू से करेंगे तो हम आपकी सेल वैल्यू को बढ़ा देंगे, तो आपका प्रॉफिट वापस वही लेवल पे आ जाएगा जिस लेवल पे उसको होना चाहिए था। ठीक है, तो वो सब कुछ डिस्कशन हम करने वाले हैं। आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे कैलकुलेट की जाती है उसके लिए 5 मेथड है,
ठीक है, बट एग्ज़ाम के अंदर एक या दो मेथड आती है, उससे ज़्यादा एक भी मेथड आती नहीं है। ओके, तो वो हम डिस्कस करेंगे, बट आज के इस लेक्चर के अंदर एक ही मेथड होगी, एंड देन इनिशियली वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट द व्हाट इज द एंटरप्राइज एंड विच आर द एसोसिएटेड एंटरप्राइज इन विच द ALP शुड बी अप्लाइड। ओके, तो वो हम आज डिस्कस करने वाले आज के लेक्चर में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। वो ट्रांजैक्शन किसके बीच में होना चाहिए? एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच में होना चाहिए। सारे के सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के अंदर ALP नहीं अप्लाई होगा, ऐसा हम कहीं पे भी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो ALP कब अप्लाई होगा? जब ट्रांजैक्शन बिटवीन क्या हुआ होगा? एसोसिएटेड एंटरप्राइज, तो ही हमें ALP क्या करना है? अप्लाई करना है। और कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ होगा? क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सेक्शंस आपको इसमें भी याद रखने पड़ेंगे, सारे सेक्शंस याद रखने। DTAA का जो लेक्चर था, लेक्चर 1, उसके अंदर हमने 3 सेक्शन किए थे, सेक्शन 90, 90A एंड 91। 90 बायलेटरल रिलीफ था, 91 यूनिलेटरल रिलीफ, एंड 90A इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक बायलेटरल। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, फिर हम देखेंगे, काफ़ी एडवांस चैप्टर है, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। अगर दिमाग खुला रख के पढ़ोगे तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। समझ में आया? सब कुछ लॉजिकली उन्होंने फ्रेम किया है। आप कहीं पे भी अटक जाते हो या फिर आपको कहीं पे भी समझ नहीं आता है, तो आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, द असेस इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट इट्स प्रॉफिट और हिज प्रॉफिट। ओके, सो वी आर ओनली फोकसिंग एंड द व्हाट द प्रॉफिट कुड हैव बीन इफ देयर इज नो relationship between the associated enterprise. Okay, so we are only reaching the profit which should be reported by the SSC. Okay, and which is actually reported is very less than the should be reported. Okay, so we are trying to give our efforts in those areas where the profits are minimal, which is reported by the SSC, and what amount of profit should have been reported by the SSC. ओके, सो हमारा काम यही है कि जो प्रॉफिट उसने दिखाया और जो प्रॉफिट होना चाहिए था उसको हम कैच करेंगे। समझ में आ गया? तो वो क्यों ऐसा होगा? सर कोई भी अपना प्रॉफिट क्यों कम करेगा? क्यों? उसका कोई रीज़न? तो उसका रीज़न ये होता है कि प्रॉफिट हम इसलिए कम करते हैं ताकि हमें टैक्सेस कम पे करना पड़े। तो सर प्रॉफिट पूरा थोड़ी ना देना होता है। अगर मैंने 10 रुपये कमाए तो क्या मुझे पूरा का पूरा 10 रुपीज़ टैक्स पे करना है? 10 रुपीज़ में से मुझे कुछ परसेंटेज टैक्स पे करना होता है। तो मैं मेरा बाकी का क्यों लॉस करूंगा? तो बाकी का लॉस कोई करता नहीं है, बट आप अपना प्रॉफिट किसी और एंटरप्राइज में शिफ्ट करते हो जहां पे आपका इंटरेस्ट है या फिर जहां पे आपका कंट्रोल है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ होती है। ठीक है, तो आप अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर रहे हो, तो इस तरह का प्रॉफिट शिफ्टिंग होगा। तो प्रॉफिट शिफ्टिंग होगा तो इन दैट केस हम उस प्रॉफिट शिफ्टिंग को क्या करेंगे? ALP के मीडियम से उसको चेंज करेंगे और एक अप्रोप्रिएट लेवल प्रॉफिट पे पहुंचेंगे। ठीक है, जिसके लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो आर्म्स लेंथ प्राइस का। ओके, तो पूरे इन ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर एक ही चीज़ है जो आपको बार बार पढ़नी है और बार बार आपको उसके सम्स भी पूछते हैं, दैट इज़ आर्म्स लेंथ प्राइस। पर आपको आर्म्स लेंथ प्राइस कब अप्लाई करनी है, कहाँ से करना है, ठीक है, तो वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। पहले तो हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा कि आर्म्स लेंथ प्राइस अप्लाई कब करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, नंबर 1, चैप्टर 1, ट्रांसफर प्राइसिंग द टैक्सेशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। उसमें लिखा हुआ है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 92 to 92F हैव बीन enacted with a view to provide a statutory framework which can lead to computation of reasonable, fair and equitable profit and tax in India, so that the profit chargeable to tax in India do not get diverted elsewhere by altering the prices charged and paid. Charged and paid, charge मतलब sale and paid मतलब purchase, और सिर्फ परचेस और सेल के ट्रांजेक्शन में नहीं होगा। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, मैंने 3-4 बार बोला कि परचेस और सेल हुआ, तो वो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया था। सिर्फ प्राइस चार्ज एंड पेड परचेस एंड सेल में नहीं होता है। एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर प्रॉफिट, ओके, विच इज डेबिटेड और क्रेडिटेड टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक है, तो जिस भी वजह से आपका प्रॉफिट कम होता है, जैसे आपने लोन लिया है या लोन दिया है, तो जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट है उससे ज़्यादा भाव में आपने लोन लिया है, तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या होगा? कम हो जाएगा।
और मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे कम रेट में आपने लोन दिया है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उसका कुछ खास रीजन होगा। उसका रीजन यही होगा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वन एंटरप्राइज ओवर द अदर एंटरप्राइज। ओके, सो सच इन्फ्लुएंस इज अफेक्टेड द प्रॉफिट of the assessee as well as the profit which is to be reported under the Income Tax Act as well as the income tax which is to be collected from the assessee on such profit. So ये सारी चीज़ों की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही थी उसको हम ध्यान में रखते हुए ये ट्रांसफर प्राइसिंग की प्रोविजन लगाएंगे। तो आपको ALP कब लगाना है? एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर प्रॉफिट। तो रिलेटेड टू प्रॉफिट कब होगा? जब PNL डेबिट होगा या PNL क्रेडिट होगा, याद रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसमें लिखा हुआ है प्राइजेस चार्ज एंड पेड इन इंट्रा-ग्रुप ट्रांजेक्शन बीइंग इरोजन ऑफ द इंडियन टैक्स रेवेन्यू। एनी इनकम चार्ज एंड पेड इन इंट्रा-ग्रुप ट्रांजेक्शन शैल बी कंप्यूटेड हैविंग रिगार्ड टू आर्म्स लेंथ प्राइस ALP। कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस इन द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। क्या क्या कंडीशंस है तो देखते हैं। कंडीशन 1, 2 or more enterprise. International transaction is subjected to arm's length price only in case of transaction between two entities called which entities? Associated enterprise. Okay. Now what is the meaning of enterprise? तो enterprise का meaning समझाया है उन्होंने। The enterprise meaning section 92F. Enterprise means a person who engage or has been engaged or proposed to engage in the following activities. तो कौन सी एक्टिविटी है? सिर्फ परचेस और सेल ही आएगा? तो आप नीचे देखोगे ना तो सारी एक्टिविटी उसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो आप देखोगे 1 by 1 तो सारा एक्टिविटी उसमें लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, स्टोरेज, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन और कंट्रोल ऑफ आर्टिकल और गुड्स, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और अदर बिजनेस कमर्शियल राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ एनी डेटा, डॉक्यूमेंटेशन, ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन रिलेटिंग टू एनी पेटेंट, इन्वेंशन आएगा, इन्विटेशन नहीं आएगा। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। इन्वेंशन है वो, ठीक है। इन्विटेशन किस चीज़ का? इन्विटेशन नहीं है, ठीक है, वो इन्वेंशन है। देन मॉडल, डिज़ाइन, सीक्रेट फार्मूला और प्रोसेस ऑफ विच अदर एंटरप्राइज एज अ ओनर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द अदर एंटरप्राइज हैज़ अ एक्सक्लूसिव राइट। तो आपको कोई कंपनी टेक्निकल नो हाउ देती है जिसमें टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड करने का एक्सक्लूसिव राइट किसके पास है? तो मान लो किसी फॉरेन कंपनी के पास है, तभी उस फॉरेन कंपनी ने आपको कुछ टेक्निकल राइट्स दिए हुए, टेक्निकल नो हाउ, ठीक है, जिसका एक्सक्लूसिव राइट उस फॉरेन कंपनी के पास है। अभी हुआ क्या कि उस फॉरेन कंपनी के साथ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, लाइक यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू सच फॉरेन कंपनी, ओके, एंड नाउ द फॉरेन कंपनी हैविंग इन्फ्लुएंस ओवर यू, ओके। तो अभी होगा क्या? तो एक जो भी प्राइस आप कोट करोगे तो वो प्राइस अगर मार्केट वैल्यू होगी, मतलब जो नॉर्मली आप किसी थर्ड पार्टी से चार्ज करते हो, अगर वही प्राइस आप कोट करोगे तो वो बुरा भी मान सकता है। तो आपने क्या किया? तो आपने जो प्राइस उसको कोट किया वो काफ़ी कम है, विच इज़ चार्ज फ्रॉम द अनरिलेटेड पर्सन। तो इस केस में डिपार्टमेंट का सोचने का तरीका ऐसा होगा कि इसमें हमारी क्या गलती है कि आपका या फिर उसका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है। देयर इज़ नो सच रीज़न कि वो आपको टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड करता है, दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर चार्जिंग लेस फ्रॉम सच पार्टी, ओके। तो इट इज़ ओके। तो ऐसे तो देखने जाए तो हर केस में प्रॉफिट कम ही आएगा। तो वी आर नॉट कंसर्न विथ योर एक्चुअल प्रॉफिट, वी आर कैलकुलेट द प्रॉफिट विच इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। So we need to find the taxable profit, and in order to find the taxable profit we need to apply the ALP। तो हम उस केस में टैक्सेबल प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए हम ALP लगा देंगे, ओके। और आपको बताया भी तो है ना कि इनकम टैक्स में हम कौन सी इनकम पे टैक्स लेते हैं? एक्चुअल इनकम पे, मतलब जो इनकम असेसी ने कंपनीज एक्ट में दिखाई है उसके अंदर हम टैक्स लिखते हैं कि जो टैक्सेबल इनकम होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम? टैक्सेबल इनकम विच इज calculated as per the income tax law, and actual income which is earned by the assessee. So here in this case the earned by the assessee is very much less than the taxable income। समझ में आ रहा है? एक चीज़ का ज्ञान मैं आपको अभी दे देता हूँ। ALP अप्लाई करने से प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। ALP अप्लाई करने से अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो ALP अप्लाई मत करना। मतलब क्या होगा? अगर आपने परचेस किया होगा और परचेस आपने कम दाम से किया है,
लाइक द एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस, ये सब कुछ एग्जाम्पल में आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस 9,500 है और ALP 10,000 रुपीज़ है, मतलब आपने एक्चुअल में कितने में परचेस किया है, 9,500 में, और अगर आप किसी अनरिलेटेड पार्टी से लेने जाते तो आपको 10,000 रुपये में मिलता। तो आपका PNL कौन से केस में आपका प्रॉफिट कम आएगा, तो 10,000 वाले में कम आएगा जो ALP है। तो अभी इस केस में तो क्या होगा, 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सी में देखो, एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ऑफ एनी काइंड, ओके। सो अभी मैं ज़्यादा उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं ये जो एक्टिविटीज़ होती है वो आपके प्रॉफिट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होती है। उसके बाद लिखा हुआ है कैरिंग आउट एनी वर्क इन पर्सन्स ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट, ओके। देन द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ओके। देन उसके अंदर लिखा हुआ है एक्टिविटी रिलेटिंग टू द प्रोविजन ऑफ लोन, बिजनेस ऑफ अक्वायरिंग, होल्डिंग, underwriting or dealing with shares or debentures and the other securities of any body corporate, okay। तो ये आपको याद रखना है। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन 2, एंटरप्राइज शुड बी रिगार्डेड एज एसोसिएट एंटरप्राइज। तो ये हम जो देख रहे हैं ये सेक्शन 92A सबसेक्शन 1 है। थोड़ी देर में हम देखेंगे सेक्शन 92 सबसेक्शन 2, ओके। सो क्या होता है उसके अंदर, सो डिस्कस करते हैं। 92A सबसेक्शन 1 पहले देखते हैं। सेक्शन 92 सबसेक्शन सेक्शन 92A सबसेक्शन 1 के अंदर देके रखा है एसोसिएटेड एंटरप्राइज। एसोसिएटेड एंटरप्राइज मतलब जो डायरेक्टली एसोसिएटेड होती है, ओके, ऑन पेपर ही एसोसिएटेड होती है। सेक्शन 92A सबसेक्शन 2 के अंदर डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज देके रखा है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज? तो डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी कैटेगरीज उन्होंने देके रखी है जिसके अंदर इवन इफ ऑन पेपर आप एसोसिएटेड एंटरप्राइज नहीं होंगे फिर भी आपको एसोसिएट एंटरप्राइज मान लिया जाएगा, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम सबसेक्शन 1 देखेंगे, फिर हम देखेंगे सबसेक्शन 2, ठीक है। सबसेक्शन 1 में क्या होगा, डायरेक्ट कंट्रोल होगा। जैसे होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, तो अभी सबको पता है कि वो तो एसोसिएट एंटरप्राइज ही होंगे, ठीक है, बिकॉज दे आर द रिलेटेड पर्सन, ओके। होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी की सब्सिडरी कंपनी भी क्या होगी, तो वो भी तो रिलेटेड पार्टी ही होगी ना, ओके। तो स्टार्ट करते हैं और ध्यान से पढ़ना है इसको, ओके। उसमें लिखा हुआ है नंबर 1, enterprise should be regarded as associate enterprise. The provision regarding the taxation of international transaction apply in case of the two enterprise are associate enterprise. उसमें लिखा है enterprise would be regarded as an associate enterprise of another enterprise if it participate directly or indirectly or through one or more intermediaries in the management or control or capital of the other enterprise, ठीक है। मतलब एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज में कंट्रोल रख रहा है। कैसे रख रहा है? डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है। कैसे? थ्रू मैनेजमेंट, थ्रू कंट्रोल और थ्रू कैपिटल, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। से फॉर द एग्जांपल हम बात करते हैं कि लाइक ए लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी, ठीक है। तो ए लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ बी इनकॉर्पोरेशन। ये ए लिमिटेड कहाँ पे है? इंडिया। बी इनकॉर्पोरेशन कहाँ पे? तो इन यूएसए, ओके। ए लिमिटेड इंडिया के पास बी इनकॉर्पोरेशन के 62% शेयर्स हैं, ओके। तभी मैं बोल सकता हूँ कि ए लिमिटेड एंड बी इनकॉर्पोरेशन आर द एसोसिएट एंटरप्राइज। नाउ द एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन ए लिमिटेड एंड बी इनकॉर्पोरेशन इज सब्जेक्ट टू एलपी, ओके। नाउ ये तो कौन सा कंट्रोल हो गया? ये तो हमने किसका बात किया? डायरेक्ट कंट्रोल, ठीक है। अभी हम बात करते हैं किसका? ए लिमिटेड ने बी इनकॉर्पोरेशन के शेयर से। अभी बी इनकॉर्पोरेशन की एक सब्सिडरी कंपनी है कॉल्ड सी इनकॉर्पोरेशन, जो कहाँ पे है? तो इन कनाडा, ओके। तो अभी बी इनकॉर्पोरेशन के पास सी इनकॉर्पोरेशन के 65% शेयर्स हैं। तो अभी आपको भी पता ही होगा, अकाउंट्स में भी हम पढ़ते हैं, क्या ए लिमिटेड एंड सी इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड पार्टी है? तो आंसर आएगा यस। तो इन दोनों के बीच में भी जो ट्रांजैक्शन होंगे उसके ऊपर भी एएलपी लग सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए लिमिटेड का सी इनकॉर्पोरेशन के ऊपर कंट्रोल है,
याद रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, नेक्स्ट बी पॉइंट, in respect of it one or more person who participate directly or indirectly or through one or more intermediaries in its management or control or capital are the same person who participate directly or indirectly or through one or more intermediaries in the management or control or capital of the, ये important है, of the other enterprise। मतलब पहले वाले में क्या था कि एक एंटरप्राइज का दूसरा एंटरप्राइज में क्या था, इंटरेस्ट था। सेकंड वाले में क्या है कि दो एंटरप्राइज, सॉरी एक नहीं, दो एंटरप्राइज के अंदर किसी थर्ड पार्टी का क्या है, इंटरेस्ट है। ओके, तो कैसे सर समझ नहीं आया, समझते हैं इसको। नाउ ए लिमिटेड, ठीक है, ए लिमिटेड कौन सी कंपनी है, इंडिया। ओके, इंडिया नहीं रखते हम, ए लिमिटेड की जगह मैं ए इनकॉर्पोरेशन कर देता हूँ, जो कहाँ का मतलब कहाँ का कंपनी है, यूएसए का। ए इनकॉर्पोरेशन की दो सब्सिडरी कंपनी है। ओके, सो से फॉर द एग्जांपल हम बात करते हैं, यहाँ पे बी इनकॉर्पोरेशन है जो कहाँ पे है, तो वो है यूके के अंदर, और यहाँ पे सी लिमिटेड है जो कहाँ पे, इंडिया में। ओके, तभी आप इसके अंदर देखोगे तो ए इनकॉर्पोरेशन का बी इनकॉर्पोरेशन जो यूके में है, उसके अंदर उनका कितना होल्डिंग है, 64%, और ए इनकॉर्पोरेशन का सी लिमिटेड के अंदर कितना होल्डिंग है, तो वो भी है 65% के आसपास। ओके, नाउ तो अभी आप देखोगे तो बी इनकॉर्पोरेशन यूके एंड सी लिमिटेड, ठीक है, ये दोनों आपको रिलेटेड नहीं लगेंगे, ये रिलेटेड पार्टी नहीं है ना, बी इनकॉर्पोरेशन एंड सी लिमिटेड रिलेटेड पार्टी नहीं है। बट इन दोनों कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है, तो कंट्रोल तो सेम पर्सन कर रहा है ना। तो अभी ये बी इनकॉर्पोरेशन एंड सी लिमिटेड, जिनके बीच में ऑन पेपर ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, पर फिर भी उसको क्या बोला जाएगा, रिलेटेड पार्टी। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि इन दोनों कंपनी को, बी इनकॉर्पोरेशन को और सी लिमिटेड को कंट्रोल कौन कर रहा है, तो सेम पर्सन। ओके, ये याद रखना है आपको। तो इन दोनों के बीच में भी जो ट्रांजेक्शन हुआ होगा उसके अंदर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, तो ALP लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज, उसके नीचे एक बुलेट पॉइंट है, उसको पढ़ लेते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है, क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 92A सबसेक्शन 1 इज अबाउट द पार्टिसिपेशन बाय वन एंटरप्राइज इनटू अदर एंटरप्राइज, while clause B of the said section is about the participation by third into both the enterprise। ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट, डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज सेक्शन 92A सबसेक्शन 1। ओके, so mere fact of the participation by one enterprise in the management or control or capital of the other enterprise, or the participation by one enterprise of one or more person in the management or control or capital of both enterprise shall not make them associate enterprise unless the criteria specified in section 92A subsection 2 are fulfilled। मतलब ये तो प्राइमा फेसी था जो हमने डिस्कस किया, अगर उसके साथ अगर कुछ ऐसे डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तभी जाके उसको हम एसोसिएट एंटरप्राइज बोलेंगे। तो देखिए उसके अंदर, टू एंटरप्राइज शैल बी डीम्ड टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 92A सबसेक्शन 1 if at any time during the previous year, तो उसमें लिखा हुआ है, वन एंटरप्राइज होल्ड शेयर्स कैरिंग नॉट लेस देन 26% ऑफ द वोटिंग पावर इन द अदर एंटरप्राइज। कितना परसेंटेज बताया उन्होंने, 26%। ओके, और मोर 26 से कम हुआ तो लाइक 25 हुआ तो फिर वो एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है। उसमें भी क्या लिखा हुआ है,
ये लाइन आप ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एट एनी टाइम मतलब क्या, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर किसी भी सिंगल डे पे भी आपका 26% से ज़्यादा होल्डिंग हुआ तो भी उसको हम एसोसिएट एंटरप्राइज बोलेंगे। ओके तो कभी कभी क्या होता है कि जब आपने ट्रांजेक्शन किया तब यू आर नॉट अ रिलेटेड पार्टी, ओके, बट बाद में फ्यूचर में मतलब लाइक 4-5 महीने के बाद आप रिलेटेड पार्टी बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, ठीक है। जैसे आपने ट्रांजेक्शन आज के दिन किया लाइक ऑन इन द मंथ ऑफ जून, और आपका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ सितंबर 2020, ओके, जून 2020 में आपने ट्रांजेक्शन किया, तो प्रीवियस ईयर 2021 का, तो प्रीवियस ईयर 2020 एंड 21 उसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए होंगे उसके ऊपर क्या लगेगा, ALP लगेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ओके। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एट एनी टाइम मतलब ट्रांजेक्शन कभी भी हुआ हो, रिलेशनशिप हमें देखना है, ओके। Any person or enterprise holds shares carrying not less than 26% of the voting power in each such enterprise, ओके मतलब एक एंटरप्राइज का मल्टीपल एंटरप्राइज के अंदर होल्डिंग है और उसमें भी 26% से ज़्यादा हुआ तो उसमें हम उसको क्या बोलेंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज। तो आपको याद रखना है कितना, 26% या फिर मोर, ओके, याद रहेगा। एट एनी टाइम को भी याद रखना, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। A loan advanced by one enterprise to the other enterprise constitute not less than 51% of the book value of total asset of the other enterprise, 51%, ओके। तो अगर एक एंटरप्राइज ने दूसरे एंटरप्राइज को उसकी बुक वैल्यू का 51% या फिर उससे ज़्यादा लोन दिया हुआ है तो भी उसको हम एसोसिएट एंटरप्राइज बोलेंगे। उसका रीज़न क्यों, उसका रीज़न ये है कि अगर किसी कंपनी ने 51% से ज़्यादा की बुक वैल्यू का लोन दिया हुआ है तो उस कंपनी का, जिस कंपनी ने लोन दिया हुआ है उसका बहुत इन्फ्लुएंस होगा ना किसके ऊपर, जिसने लोन लिया हुआ है, तो उनका तो इन्फ्लुएंस उसके ऊपर होगा ही, ठीक है। अगर वो प्राइस चार्ज और जो प्राइस पे करेगा, अगर उसमें प्राइस उसने जिसने लोन दिया है उसके मुताबिक नहीं रखी तो कभी भी वो 51% के लोन का रीपेमेंट मांग सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस क्रिएट होगा और उसमें ऑब्वियस है कि प्रॉफिट भी क्या होगा, ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। लोन वाला एग्जांपल, बी इनकॉर्पोरेशन है, कहाँ की कंपनी है, तो यूके का है, एंड यहाँ पे XYZ लिमिटेड जो कहाँ पे है, तो वो इंडिया में है। अभी XYZ लिमिटेड का बुक वैल्यू कितना है, तो बुक वैल्यू वो है 4000 करोड़, ठीक है। अभी बी इनकॉर्पोरेशन यूके ने XYZ लिमिटेड को लोन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लोन, कितने का लोन दिया हुआ है, तो 2300 करोड़ का। तो अभी आप देखोगे तो 2300 करोड़ डिवाइडेड बाय 4000 करोड़, तो मोर देन तो 50% 51% से तो ज़्यादा ही हो रहा है ना, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करते हैं 2300 डिवाइड बाय 4000, तो 57.5% का लोन दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी ये रिलेशनशिप तो क्या हो गया, एस्टैब्लिश्ड हो गया। अभी सिर्फ क्या होना बाकी है, तो अभी क्या होना बाकी है, ट्रांजेक्शन। ना तो XYZ लिमिटेड का मान लो कि कुछ गुड्स सप्लाई करने का बिजनेस है, तो उसने गुड्स सप्लाई किए किसको, तो गुड्स वो सप्लाई करेगा बी इनकॉर्पोरेशन को, तो गुड्स सप्लाइड टू बी इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। कितने में सप्लाई, तो वो नॉर्मली कितने में सप्लाई करता है और बी इनकॉर्पोरेशन को कितने में सप्लाई किए, तो मान लो कि गुड सप्लाई टू बी इनकॉर्पोरेशन 10,000 रुपीज़ पर यूनिट, ओके। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स, 10,000 नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, ठीक है। तो 10,000 रुपये एक यूनिट का और 10,000 यूनिट्स आपने सोल्ड किए। अभी यही यूनिट अगर आप किसी और पर्सन को बेचते, ठीक है, तो आप कितने में बेचते, ओके। तो एक्चुअल में तो आपने इतना लिया, बट इफ सेम गुड्स
ट्रांसफर टू विच पार्टी, तो अनरिलेटेड पार्टी इन अनकंट्रोल्ड सिचुएशन। तो कितना प्राइस आपने चार्ज किया होता, तो आपने प्राइस चार्ज किया होता 13,000 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, अनकंट्रोल सिचुएशन है, पार्टी भी अनरिलेटेड, तो आपने 13,000 रुपये लिया होता। तो यहाँ पे आपने 10,000 रुपये क्यों लिया है? बिकॉज आपको उसने लोन दिया हुआ है कितने का? 51% से ज़्यादा का। अगर आप 13,000 रुपीज़ लोगे तो बी इनकॉर्पोरेशन आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा कि आप ये 51% का जो लोन है उसको आप रीपे कर दो। ठीक है, तो इस केस में XYZ लिमिटेड के ऊपर प्रेशर बनेगा और वो कम दाम में गुड सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, नाउ व्हाट इज द एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस? इस केस में एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है? तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है 10,000 रुपीज़ पर यूनिट। आर्म्स लेंथ प्राइस, ठीक है, जो आपने किससे लिया हुआ है, तो अनरिलेटेड पार्टी से, तो आर्म्स लेंथ प्राइस कितना है, तो 13,000 रुपीज़ पर यूनिट। तो अगर आपका सेल वैल्यू, कौन सा वैल्यू, सेल वैल्यू अगर 13,000 रुपीज़ से रिकॉर्ड किया होता तो आपका प्रॉफिट 3,000 पर यूनिट से ज़्यादा आता ना। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना होगा, 3,000 रुपीज़ पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय हम इससे किससे करेंगे, तो 10,000 यूनिट्स। ओके, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, तो 3 करोड़ रुपीज़ से बढ़ जाएगा ना। ओके, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी इन्फ्लुएंस किसका किसके ऊपर था वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर होगा और अगर मैं गुड सप्लाई करूंगा तो प्राइस तो ऑब्वियस है मैं कम चार्ज करूंगा, बट मान लो कि मेरा किसी और के ऊपर इन्फ्लुएंस है और मैं गुड सप्लाई कर रहा हूँ, तो उसमें प्राइस कैसे इन्फ्लुएंस हो सकता है? उसमें तो मैं प्राइस उतना ही लूँगा जितना मैं नॉर्मल कस्टमर से लेता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको इनिशियली बताया कि अगर ALP अप्लाई करने से अगर प्रॉफिट कम हो रहा है, जो रिपोर्टेड प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, तो आपको ALP अप्लाई करनी नहीं है। ओके, ALP कब अप्लाई करनी है आपको, जब ALP अप्लाई करने के बाद प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे नेक्स्ट। ठीक है, उसके अंदर बाद में देखो D1 एंटरप्राइज guarantee is not less than 10% of the, just a minute, 1 minute। ठीक है, अभी ठीक हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा था। नाउ डी वाला पॉइंट देखो, वन एंटरप्राइज गारंटी इज नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल बोरोइंग ऑफ द अदर एंटरप्राइज। ओके, मतलब कितनी गारंटी, टोटल कितना गारंटी लिया हुआ है, 10% से ज़्यादा। नॉट लेस देन 10% होगा तो फिर उस केस में एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं होगा, बट 10% या फिर उससे ज़्यादा होगा तो उसको हम एसोसिएट एंटरप्राइज बोलेंगे। तो अभी आप समझ सकते हो ना कि आप उस पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मतलब उस एंटरप्राइज के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिसने आपकी लोन के लिए गारंटी दी हुई है। ठीक है, तो अगर आप उसको ज़्यादा प्राइस से गुड सप्लाई करोगे तो वो तो ये बोलेगा ना कि मैं जो गारंटी मैंने ली हुई है मैं उससे हट रहा हूँ, मैं गारंटर नहीं रहूँगा ज़्यादा। ओके, तो इन दैट केस आप तो उस प्राइस पे गुड सप्लाई करोगे जिस प्राइस पे वो आपको क्या करेगा, बोलेगा। तो ऑब्वियस है ना, वो तो कम ही बोलेगा। तो अगर आप कम बोलोगे तो उससे आपका प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। तो 4 कंडीशन हुई, 26% से ज़्यादा होल्डिंग होगा तो, ठीक है, फ्रॉम वन एंटरप्राइज टू अदर एंटरप्राइज, एंड 26% से ज़्यादा हुआ तो फ्रॉम वन एंटरप्राइज टू द मल्टीपल एंटरप्राइजेस। ओके, थर्ड क्या था, लोन लिया हुआ है और बुक वैल्यू कितना, 51% से ज़्यादा का बुक वैल्यू का लोन लिया हुआ है, गारंटी के अंदर कितना, 10% से ज़्यादा की गारंटी ली हुई है किसी एक एंटरप्राइज ने आपकी लोन के लिए। ओके, तो उसको भी हम एसोसिएट एंटरप्राइज बोलेंगे। उसके बाद देखो मोर देन हाफ, यहाँ पे हाफ आएगा। ठीक, मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बोर्ड or one or more executive directors or the executive members of the governing board of one enterprise are appointed by the other enterprise। तो जो की पर्सन है उसका अपॉइंटमेंट भी कोई अदर एंटरप्राइज करता है, तो अगर उसका अपॉइंटमेंट अदर एंटरप्राइज करेगा तो उसका मतलब उनका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होगा, और उस इन्फ्लुएंस की वजह से प्राइस अगेन क्या होगी, अफेक्ट होगी। प्राइस अगेन अफेक्ट होगी तो उसकी वजह से प्रॉफिट भी क्या होगा, अगेन अफेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद देखो
more than half of the directors or the members of the governing board of one or more executive directors or the members of governing board of one enterprise are appointed by same person or person. तो आप देखोगे तो देखो उसके अंदर F वाला पॉइंट वापस देखते हैं हम लोग. उसमें लिखा हुआ है मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स और द मेंबर्स ऑफ गवर्निंग बोर्ड और वन और मोर ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. ओके, executive directors or the members of the governing board of one enterprise are appointed by same person or person. तभी आप देखोगे तो E पॉइंट और F पॉइंट में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट एक अदर एंटरप्राइज ने किया था, मतलब एक एंटरप्राइज ने दूसरी एंटरप्राइजेस के की पर्सन को अपॉइंटमेंट किया हुआ है. बट G पॉइंट F पॉइंट में क्या है कि एक एंटरप्राइज के जितने भी डायरेक्टर्स हैं या फिर कोई भी KMP से एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, उसका अपॉइंटमेंट कोई सेम पर्सन कर रहे हैं या तो फिर कोई पर्सन कर रहे हैं जो सेम नेटवर्क से बिलोंग करते हैं. वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, वो होल्डिंग कंपनीज भी हो सकती है, सब्सिडरी कंपनीज भी हो सकती है. लाइक होल्डिंग कंपनी ने अपॉइंटमेंट किया और सब्सिडरी कंपनी ने भी अपॉइंटमेंट किया, तो लाइक 100% सब्सिडरी कंपनी ने अपॉइंटमेंट किया हुआ है 2 डायरेक्टर्स का, और होल्डिंग कंपनी ने उस कंपनी के अंदर 3 और डायरेक्टर्स अपॉइंट किए. तो टोटल सेम नेटवर्क से कितने अपॉइंटमेंट हुए? 5 अपॉइंटमेंट्स हुए. ओके, तो दे आर द रिलेटेड पर्सन. ओके, तो ये आपको याद रखना है. इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट किसी अदर एंटरप्राइज ने किया होगा तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? रिलेटेड पार्टी. ओके, उसके बाद नेक्स्ट जी पॉइंट में ये है कि अगर आप किसी के इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो, लाइक एज अ कंपनी, अगर आपके पास किसी कंपनी का टेक्निकल नो हाउ है और उस कंपनी ने वो टेक्निकल नो हाउ आपको दिया हुआ है और उसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट अदर एंटरप्राइज का है, तो फिर उस केस में उसका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होगा. तो आप जो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करोगे उसको या फिर उसके डायरेक्शन पे किसी और को, तो उस केस में आपने जो भी प्राइजेस चार्ज की होगी उसमें प्राइस आपने नहीं डिसाइड की होगी, वो किसने डिसाइड की होगी? जिसने आपको ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए हुए हैं. ठीक है, तो उसकी वजह से प्राइस अफेक्ट होगी एंड प्रॉफिट भी अल्टीमेटली अफेक्ट होगा. ठीक है, तो उसको भी हम रिलेटेड पार्टी बोलेंगे. तो जी वाला पॉइंट देखो, द मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और आर्टिकल और बिजनेस कैरिड आउट बाय वन एंटरप्राइज इज होल्ली डिपेंडेंट ऑन द यूज ऑफ नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट्स और ऑफ अ सिमिलर नेचर और एनी डेटा, documentation, drawing or the specifications relating to the patent, invention, model, design, secret formula or process for which the other enterprise is the owner or in respect of which the other enterprise has a exclusive right. तो other enterprise का exclusive right होगा तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? उसको related party. तो अगर कोई भी कंपनी होती है, जैसे आपने नाम सुना होगा कि डोमिनोज पिज़्ज़ा, तो डोमिनोज पिज़्ज़ा इज़ अ फॉरेन ब्रांड, तो उसका एक्सक्लूसिव राइट किसके पास है इंडिया में? तो जुबिलिएंट फूड्स के पास. वापस रिपीट करता हूँ, जुबिलिएंट फूड्स के पास. तो जुबिलिएंट फूड्स के पास एक्सक्लूसिव नो हाउ है किसका? तो डोमिनोज का. तो डोमिनोज पिज़्ज़ा का उसके ऊपर एक्सक्लूसिव इन्फ्लुएंस होगा किसके ऊपर? जुबिलिएंट फूड्स के ऊपर. तो जो भी प्राइजेस होगी वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हुई होगी, तो हम ALP लगा के उसको ठीक कर देंगे. ओके, ताकि एक एक्सेप्टेबल लेवल पे टैक्स का कलेक्शन हो सके. नेक्स्ट, अभी H पॉइंट जो है वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप किसी एंटरप्राइज से 90% से ज़्यादा का रॉ मटेरियल परचेस करते हो, कितने से ज़्यादा? 90% से ज़्यादा का रॉ मटेरियल अगर आप उससे परचेस करते हो तो कहीं ना कहीं वो सप्लायर का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस बन जाता है. क्यों? क्योंकि 90% से ज़्यादा अगर आप उससे परचेस कर रहे होंगे तो हो सकता है ना कि वो गुड्स काफ़ी सिलेक्टेड मिलते हो मार्केट के अंदर और वो अकेला मैन्युफैक्चरर हो जो वो गुड्स का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग करता हो, और अगर वो आपको ये टाइप के गुड्स क्या करेगा? सप्लाई करेगा, तो इन दैट केस होगा क्या? उसका आपके ऊपर क्या बन जाएगा? इन्फ्लुएंस. इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें होने से होगा क्या? प्रॉफिट टैक्सेबल जो होने वाला था वो कम होगा. तो हमारा काम ये है कि उसको ALP एप्लीकेबल करके उसका जो एक्सेप्टेबल लेवल है वहाँ तक हम उसको रीच करवा दें. ओके, तो देखो उसमें लिखा हुआ है 90% ऑफ more of raw material and consumable required for the manufacture or processing of goods or article carried out by one enterprise or supplied by the other enterprise or by persons specified by such other enterprise. Okay, मतलब 90% मान लो वो खुद नहीं सप्लाई कर रहे हैं,
वो 60% कर रहा है, और उसकी एक और एंटरप्राइज है वो 30% कर रहा है, मतलब कॉमन नेटवर्क से तो 90% आ रहा है ना। तो ये आपको याद रखना है, मतलब होल्डिंग कंपनी 60% सप्लाई कर रही है और उसकी सब्सिडरी कंपनी और 30% सप्लाई करे, तो सेम नेटवर्क से कितना हुआ, तो सेम नेटवर्क से कितना हुआ, 90% हो गया ना। तो उसमें लिखा है ना, और द पर्सन स्पेसिफाइड बाय अदर एंटरप्राइज, सॉरी सच एंटरप्राइज, अदर एंटरप्राइज ने सप्लाई किया हुआ है। ओके, उसके बाद देखो आगे, इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको एच पॉइंट का। तो एच पॉइंट का किस तरह से होगा, से फॉर द एग्जांपल हम बात करते हैं कि लाइक ए लिमिटेड कहाँ का कंपनी है, इंडिया। अभी उसको कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्या चाहिए, तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, स्पेसिफिक टाइप ऑफ रॉ मटेरियल जिसका इंडिया में कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं है, कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं है, ठीक है, या तो है पर बहुत ही प्राइस उसकी ज़्यादा है, वो हमारे रेंज में भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये जो भी स्पेसिफिक मटेरियल होता है ये आप क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो, ठीक है, फ्रॉम किससे, तो बी इनकॉर्पोरेशन जो यूएसए से। अभी वो आपको जितनी आपकी ज़रूरत है, ओके, लाइक आपकी ज़रूरत 1 लाख यूनिट्स की है, तो वो आपको 60,000 यूनिट सप्लाई करता है। कितना यूनिट सप्लाई करता है, 60,000 यूनिट्स वो सप्लाई करता है, मतलब 60% तो यहाँ से आ गया। अभी बाकी का 30% कौन करता है, 30% बाकी का कौन करता है, तो बी इनकॉर्पोरेशन की एक सब्सिडरी कंपनी है कॉल्ड सी इनकॉर्पोरेशन, जो भी वो भी कहाँ है, यूएसए में। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे कॉमन नेटवर्क से कितना आ रहा है, तो कॉमन नेटवर्क से तो आ कितना रहा है, 90% आ रहा है ना, हाँ है ना। तो अभी मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ होगा बिटवीन ए लिमिटेड एंड किसके बीच में, बी इनकॉर्पोरेशन, एंड ए लिमिटेड एंड किसके अंदर, सी इनकॉर्पोरेशन, इस पूरे के पूरे सर्कुलर के अंदर, मतलब पूरा का पूरा सर्कल है, उसके अंदर किसका एप्लीकेबिलिटी रहेगा, एएलपी का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखो नेक्स्ट, उसके बाद आई पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ तो आपको समझ में आ जाए ना। अभी ध्यान से सुनिएगा, से फॉर द एग्जांपल हम बात करते हैं कि लाइक यहाँ पे अगेन ए लिमिटेड है एंड यहाँ पे अगेन एक्स इनकॉर्पोरेशन है एंड यहाँ पे बी इनकॉर्पोरेशन है। एक्स इनकॉर्पोरेशन कहाँ पे है, तो यूके में, बी इनकॉर्पोरेशन कहाँ पे, तो यूएसए में, ओके। अभी एक्स इनकॉर्पोरेशन एंड बी इनकॉर्पोरेशन, ओके, लाइक एक्स इनकॉर्पोरेशन का बी इनकॉर्पोरेशन के साथ एंड एक्स इनकॉर्पोरेशन का ए लिमिटेड के साथ, ध्यान से सुनिएगा। नाउ ए लिमिटेड एंड एक्स इनकॉर्पोरेशन आर द एसोसिएट एंटरप्राइज, मतलब वो दोनों रिलेटेड है। किस कॉन्टेक्स्ट में रिलेटेड है, तो एक्स इनकॉर्पोरेशन टेक्निकल नो हाउ सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है, टेक्निकल नो हाउ, किसको, ए लिमिटेड को। अभी एक्स इनकॉर्पोरेशन का ए लिमिटेड के ऊपर इन्फ्लुएंस है ना। अभी ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है, तो ट्रांजैक्शन हो रहा है ए लिमिटेड का बी इनकॉर्पोरेशन के साथ, मतलब ट्रांजैक्शन बिटवीन ए लिमिटेड एंड बी इनकॉर्पोरेशन। अभी बी इनकॉर्पोरेशन ने एक्स इनकॉर्पोरेशन को 2000 करोड़ रुपीस का लोन दिया हुआ है, ओके। कितने करोड़ का लोन दिया हुआ है, 2000 करोड़ का लोन दिया है। किसने किसको दिया है, समझ में आ रहा है ना, बी ने किसको दिया है, एक्स इनकॉर्पोरेशन को दिया हुआ है। तो बी इनकॉर्पोरेशन ने एक्स को ऐसा बोला कि मेरा तेरे ऊपर इन्फ्लुएंस है और तेरा किसके ऊपर इन्फ्लुएंस है, ए लिमिटेड के ऊपर। अभी मुझे कुछ ए लिमिटेड से गुड्स क्या करने, गुड्स या फिर सर्विसेज क्या करनी है, परचेस करनी है। अभी उस परचेस के अंदर ऐसे नॉर्मली प्राइस कितना है, तो नॉर्मली एएलपी है कितना, तो 5 करोड़ रुपीस। बट बी इनकॉर्पोरेशन ने किसको ऐसा बोला, एक्स इनकॉर्पोरेशन को। बी इनकॉर्पोरेशन ने एक्स इनकॉर्पोरेशन को ऐसा बोला, बी इनकॉर्पोरेशन इज विलिंग टू पे
विलिंग टू पे ओनली 2.5 करोड़, ठीक है। ऐसा बी इनकॉर्पोरेशन ने एक्स इनकॉर्पोरेशन को बोला। अगर एक्स इनकॉर्पोरेशन ए लिमिटेड से बात नहीं करेगा तो उस केस में ये जो 2000 करोड़ का लोन दिया था उसके बारे में हमें वापस से रिकंसिडरेशन करना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट बी इनकॉर्पोरेशन ने एक्स इनकॉर्पोरेशन को डराया, बोले अगर आपने अरेंजमेंट नहीं करके दिया 5 करोड़ की चीज़ 2.5 करोड़ में दिलवाओ, अदरवाइज हम 2000 करोड़ की लोन वापस ले लेंगे। तभी एक्स इनकॉर्पोरेशन ने किसके ऊपर प्रेशर डाला, ए लिमिटेड के ऊपर। तो अभी इस ट्रांजेक्शन के अंदर ये पूरा जो ट्रांजेक्शन हुआ उसके अंदर प्राइस डिसाइड कौन कर रहा है, तो उसके अंदर प्राइस तो डिसाइड ये कर रहा है ना, और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ए लिमिटेड और बी इनकॉर्पोरेशन के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया नो रिलेशनशिप, ओके। तो इन दैट केस ये जो ट्रांजेक्शन हुआ वो तो बिटवीन अनएसोसिएटेड एंटरप्राइज था, बट उसके अंदर इन्फ्लुएंस किसका था, एसोसिएट एंटरप्राइज का था। तो अभी आप वापस जाके पढ़ना, अभी आपको समझ में आएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। द गुड्स और आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस्ड बाय वन एंटरप्राइज आर सोल्ड टू अदर एंटरप्राइज or to persons specified or the person specified. So here in this case who is the person specified? The person specified here in this case is a B incorporation, okay, ठीक है। उसके बाद and other conditions relating thereto are influenced by such other enterprise. So such other enterprise मतलब कौन, तो वो जो B incorporation था वो, ठीक है, B था ना, एक बार जाके देख लेते हैं, नहीं X incorporation, such other तो X incorporation था, तो ये आप लोग याद रखना। उसके बाद जे के देन बाकी के जो दो है वो आपको खुद होमवर्क करने, ठीक है, उसमें कुछ है नहीं। उसमें ये लिखा हुआ है वेयर वन एंटरप्राइज कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है, एंड द अदर एंटरप्राइज इज ऑल्सो कंट्रोल बाय सच इंडिविजुअल और इज रिलेटिव और जॉइंटली बाय सच इंडिविजुअल और रिलेटिव ऑफ सच इंडिविजुअल। मतलब दो एंटरप्राइज को एक इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है और वो या तो फिर उसके रिलेटिव कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर उन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू आर्म्स लेंथ प्राइस। उसके बाद के में भी यही लिखा हुआ है, के में इंडिविजुअल की जगह उन्होंने HUF फैमिली लिखा होगा और बाद में पार्टनरशिप फर्म लिखा होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दोनों कंडीशन हमने देख ली। कंडीशन नंबर 2 यहाँ पे होती है ख़त्म। कितने केसेस थे, तो आपको याद रखने 26% से ज़्यादा का अगर आपके पास वोटिंग पावर है into the other enterprise, then you are the associate enterprise. So any transaction between you or the person specified by you is subject to ALP. Okay, उसके अंदर ALP लगेगा। समझ में आ रहा है। फिर मल्टीपल आपका 26% से ज़्यादा मल्टीपल होल्डिंग अलग अलग जगह पे, तो भी वो एसोसिएट एंटरप्राइज बनेगा। थर्ड क्या था, 51% से ज़्यादा का अगर आपने लोन लिया होगा देन यू आर ऑल्सो एसोसिएटेड एंटरप्राइज। तो एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन यू एंड द associate enterprise and the person specified by the associate enterprise, okay, तो in that case it is also subject to ALP। गारंटी 10% से ज़्यादा का गारंटी अगर आपने लिया होगा तो उसमें भी हम क्या लगा देंगे, ALP। हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स और द KMP और द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो है कंपनी के, उसका अपॉइंटमेंट किसी अदर एंटरप्राइज ने किया है तो भी उसके अंदर हम ALP लगा देंगे। हाफ ऑफ द डायरेक्टर सेम पर्सन ने अपॉइंट किए या तो KMP सेम पर्सन से अपॉइंट किया तो भी हम डायरेक्ट ALP लगा देंगे। अगर एक्सक्लूसिव IPR आप यूज़ कर रहे हो जिसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट किसी और का है, लाइक इंटेलेक्चुअल्स, लाइक पेटेंट, कॉपीराइट या फिर टेक्निकल नो हाउ, तो इन दैट केस अगर अदर एंटरप्राइज का उसके ऊपर एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट होगा तो फिर उस केस में भी ALP हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। एंड देन 90% से ज़्यादा रॉ मटेरियल अगर आपने किसी और से परचेज किया होगा तो इट इज़ ऑब्वियस दैट कि आपका उसके ऊपर डिपेंडेंसी रहता है, तो वो डिपेंडेंसी की वजह से वो एंटरप्राइज आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, ALP लगा सकते हैं। एंड उसके बाद था कि प्राइजेस एंड कंडीशंस आपको जो बताई गई है वो आपकी नहीं है, वो किसी और अदर एंटरप्राइज ने आपको डायरेक्ट की हुई है जिसका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है, बट आप गुड्स और सर्विसेज उसको सप्लाई नहीं कर रहे हो जो आपका एसोसिएट एंटरप्राइज है, बट उसको सप्लाई कर रहे हो जहाँ पे आपका एसोसिएटेड एंटरप्राइज इंटरेस्टेड है, ओके, तो उसके ऊपर भी ALP लग सकता है। तो मेरे जो भी वर्ड्स है उसको ध्यान से समझना, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बैक लेके जाके वापस सुनना, और अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और फिर इंडिविजुअल्स कॉमन कंट्रोल होता है, देन HUF का देखा, देन फर्म का देखा।
उसके बाद देखो कंडीशन नंबर 3, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन शुड बी कैरिड आउट बाय द एसोसिएटेड एंटरप्राइज। तो सिर्फ रिलेशनशिप होने से बात नहीं बनेगी, साथ में क्या होना चाहिए, तो साथ में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी होना चाहिए। तो ये चीज़ का आपको खास ध्यान रहे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप से बात नहीं बनेगी, ठीक है। रिलेशनशिप के साथ साथ क्या होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी होना उतना ही ज़रूरी है। सो देखो उसमें लिखा हुआ है एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन शुड बी कैरिड आउट बाय एसोसिएट एंटरप्राइज ईदर और बोथ आर नॉन रेसिडेंट टू कंस्टिट्यूट एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। इट शुड बी मतलब एक चीज़ जो ब्रैकेट में लिखी हुई है ये ईदर और बोथ आर नॉन रेसिडेंट, मतलब वन ऑफ द पार्टी तो नॉन रेसिडेंट होनी चाहिए ना। अगर दोनों इंडियन होगी तो फिर उस केस में तो हम एएलपी लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो मान लो किसी के बुक्स में मैंने कम सेल्स रिकॉर्ड किया होगा इंडिया में, तो इंडियन कंपनी के बुक में कल कम सेल्स रिकॉर्ड हुआ, ठीक है, तो आपने गुड्स किसको सप्लाई किया, दूसरी इंडियन कंपनी को, तो अभी उसने अपने बुक्स में कितने से परचेज दिखाया होगा, कम वैल्यू से। तो जो प्रॉफिट यहाँ पे कम दिखाया वो वहाँ तो ज़्यादा आ गया ना। तो फिर उस केस में एएलपी अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का कोई रेवेन्यू लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो समझते हैं, ठीक है। मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, दो कंपनी है, ए लिमिटेड इंडिया एंड बी लिमिटेड यूएसए, ओके। अभी ए लिमिटेड जो है इंडिया एंड बी लिमिटेड यूएसए, इसको मैं बी इनकॉर्पोरेशन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स होगा तो यहाँ पे परचेस होगा, ये भी लिख देता हूँ, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स 20 करोड़ का हुआ, तो यहाँ पे परचेस भी 20 करोड़ का हुआ। आपने देखा कि इसका एएलपी 25 करोड़ है, तो यहाँ पे मान लो रिपोर्टेड प्रॉफिट, आरपी मतलब रिपोर्टेड प्रॉफिट, ओके, आरपी मतलब रिपोर्टेड प्रॉफिट, तो 30 करोड़ का था, ओके। तो आपने देखा यार एएलपी तो 25 है, इसने पीएनएल में कितना क्रेडिट किया, 20। तो एक काम करो, एएलपी 25 है, एक्चुअल में 20 में बेचा, तो 5 करोड़ का सेलिंग प्राइस कम आया ना, तो 5 से प्रॉफिट बढ़ा दो, तो व्हाट इज टैक्सेबल प्रॉफिट, तो टैक्सेबल प्रॉफिट इस केस में कितना होगा, तो 35 करोड़। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन अभी इस केस के अंदर हम मान लो कि एएलपी को 15 करोड़ कर दे, तो अगर एएलपी को 15 करोड़ कर दूं तो उस केस में तो टैक्सेबल प्रॉफिट 25 करोड़ होना चाहिए, बट उसने रिपोर्ट 30 करोड़ ही किया था ना। तो अगर रिपोर्टेड प्रॉफिट 30 करोड़ रुपीज़ है और अगर एएलपी अप्लाई करने से प्रॉफिट कम होता है तो एएलपी अप्लाई नहीं करना है, ये मैंने आपको बता दिया और अभी हमने वापस डिस्कस कर लिया। तो इसको मैं वापस 25 ही रखता हूँ, क्योंकि उसके बहुत सारे सम हैं हमारे पास कि एएलपी से प्रॉफिट कम होता है तो आपको एएलपी अप्लाई नहीं करनी। तो इस केस में हुआ था क्या, ये जो अनअकाउंटेड प्रॉफिट था, अनअकाउंटेड प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ क्या था, ऑफ रुपीज़ 5 करोड़ रुपीज़, जो क्या हो गया था, डाइवर्टेड टू अदर कंट्री। तो उसको हमने क्या कर दिया, तो उसको हमने इंडिया में रिपोर्ट करवा दिया, बट रिपोर्ट किसके लिए करवाया, ओनली फॉर इनकम टैक्स पर्पस। तो ओनली फॉर इनकम टैक्स पर्पस, एंड टैक्सेबल प्रॉफिट कितना होगा, तो टैक्सेबल प्रॉफिट इस केस में होगा 35 करोड़। लेकिन अगर सेम चीज़ अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो अगर यही ट्रांजेक्शन कहाँ हुआ होता, इन इंडिया एंड ए लिमिटेड एंड यहाँ पे बी लिमिटेड, ठीक है, ये अगेन हमने पीएनएल बनाया, तो यहाँ पे 20 करोड़ का क्या हुआ होगा, यहाँ पे 20 करोड़ रुपए का सेल्स हमने रिकॉर्ड किया, और यहाँ पे 20 करोड़ का हमने क्या रिकॉर्ड किया, परचेस हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया, ठीक है। ये 20 करोड़ का एंड यहाँ पे सेल्स एंड यहाँ पे परचेस है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे प्रॉफिट है 20 करोड़, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 20 करोड़। तो अभी यहाँ पे 25 करोड़ करोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप 25 करोड़ करोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट 25 करोड़ हो जाएगा, ओके। ये एएलपी है ना, एएलपी मतलब अगर आपने किसी और थर्ड पार्टी को बेचे होते ये गुड्स 20 करोड़ वाले, तो आपको 25 मिलता, तो प्रॉफिट आपका 5 से बढ़ जाता ना, ओके। तो सेम सिनारियो यहाँ पे भी होगा,
तो बोले इसके बुक्स में 25 करोड़ डेबिट करो, तो इसका प्रॉफिट 5 करोड़ से कम हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा कितना प्रॉफिट 15 करोड़, तो टोटल 40 करोड़ रुपए पे टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा। गवर्नमेंट बोले पहले कितने में मिलता था, ALP अप्लाई करने से पहले कितने में मिलता था, तो बोले सर 40 में मिलता था। तो गवर्नमेंट ने सोचा, बोले तो ALP अप्लाई क्यों किया, बोले सर ऐसे ही। समझ में आ रहा है। तो ये दोनों केस क्या थे, दोनों केस में ये दोनों व्यक्ति थे कौन, रेसिडेंट। तो अभी किसी के बुक्स में कम सेल्स रिकॉर्ड हुआ है तो किसी और के बुक्स में तो कम एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ होगा ना। तो जो ये प्रॉफिट यहाँ पे हमने क्या किया, कम दिखाया, वो कहीं और ज़्यादा दिखाया होगा, तो उस केस में रेवेन्यू क्या हो जाएगी, कॉम्पनसेट हो जाएगी। तो आपको ALP अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट certain specified डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, मतलब कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ALP लगाएंगे। स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन वो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, और बहुत ही प्रैक्टिकल है, आपको समझ में भी आ ही जाएगा, ठीक है, उसमें कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। ओके, उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट, a transaction between two or more associated enterprise, wait a minute, a transaction between two or more associated enterprise in the nature of, किस nature का हो सकता है, purchase, sale or lease of intangible property, provision of services, lending or borrowing money. A transaction between two or more associated enterprise having bearing on the profits and the income or loss of or assets of such associated enterprise. तो मैंने आपको बताया ना कि ट्रांजेक्शन किस नेचर का हो सकता है, सिर्फ परचेस और सेल का ही हो सकता है कि जो आपके प्रॉफिट के साथ सीधा अफेक्ट होता है, तो जो आपके प्रॉफिट के साथ सीधा अफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है म्यूचुअल अग्रीमेंट और अरेंजमेंट बिटवीन टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइज फॉर अलोकेशन और अपॉइंटमेंट or contribution to any cost or expenses incurred or to be incurred regarding the benefit of the service or the facility provided or to be provided। मतलब किसी भी टाइप का आपने जॉइंट में कोई एक्सपेंस किया हो, कोलाब्रेशन किया हो, उसके अंदर आपने जो एक्सपेंस किया हो उसके अंदर भी आपके प्रॉफिट्स आपने कम दिखाएं, आपको बेनिफिट कम मिला है पर आपने एक्सपेंस ज़्यादा दिखाया हुआ है, ठीक है, तो वो सारा आगे आएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं। इन शॉर्ट मैंने आपको ये बताया था कि इस चैप्टर की लेंथ तो ज़्यादा है, बट पूरे चैप्टर का एक ही आपको सेंटर रखना है कि प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स कम हो रहा है, तो उस प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स जो कम हो रहा है उसको हम ALP अप्लाई करके किस तरह से बढ़ा सकें, ठीक है। तो पूरा चैप्टर है उसके आसपास घूमेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट सेंटर कम हो रहा है, तो प्रॉफिट सेंटर कम हो रहा है तो उस केस में हम ALP लगा के उस प्रॉफिट को ठीक कर देंगे, याद रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ नंबर 1.4, अभी एज लोग बहुत ही चालाक होते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने थोड़ी और चालाकी दिखाई। पहले चालाकी SSC दिखाते, दूसरा चालाकी गवर्नमेंट दिखाते हैं। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, और उन्होंने कॉन्सेप्ट ये डेवलप किया, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। ओके, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। तो अभी ठीक है, तो उसमें देखो डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मतलब किस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे और किसको बोलेंगे हम। सो से फॉर द एग्जांपल ऐसा हम लाइक ए लिमिटेड एंड बी इनकॉर्पोरेशन, ये दोनों ही एसोसिएटेड एंटरप्राइज हैं। ओके, तो अगर ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज होंगी तो इन दोनों के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगा उस पर ALP तो लगेगा। तो अभी ए लिमिटेड एंड बी इनकॉर्पोरेशन ने एक आइडिया ऐसा लगाया कि एक मीडिएटर हम रख देते हैं, ठीक है, जो दोनों से कोई रिलेटेड नहीं होगा। तो मान लो कि यहाँ पे हम बात करते हैं मिस्टर एक्स, ओके, तभी ए लिमिटेड किसको गुड सप्लाई करेगा, मिस्टर एक्स को, और फिर मिस्टर एक्स किसको गुड सप्लाई करेगा, बी इनकॉर्पोरेशन को। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे ए लिमिटेड एंड मिस्टर एक्स, ठीक है, ये तो दोनों ही क्या है, अनरिलेटेड है,
और मिस्टर एक्स एंड बी इनकॉर्पोरेशन ये भी क्या है, अनरिलेटेड है, ठीक है। बट अल्टीमेटली गुड्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, तो ए लिमिटेड से कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, बी इनकॉर्पोरेशन से सीधा ट्रांसफ़र हुआ ना। तो अभी इस केस में हम क्या करेंगे, तो ये तो एक प्रायर अरेंजमेंट था ना। प्रायर अरेंजमेंट किस चीज़ का था कि इस केस में आपने ये जो ट्रांसफ़र किया है गुड्स, वो अल्टीमेटली तो किसको रिसीव हो रहा है, एसोसिएट एंटरप्राइज को रिसीव हो रहा है ना। तो फिर उस केस में हम ALP लगा देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। ओके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। सो स्टार्ट करते हैं, उसमें लिखा होगा Section 92B subsection 2 provides a transaction between an enterprise and another person are deemed as a transaction entered into between the two associated enterprise if either of the following two conditions exist. There is a prior agreement in relation to the relevant transaction between such other and the associate enterprise. तो इस केस में such other कौन है, इस केस में सच अदर कौन है, मिस्टर एक्स है ना, और बी इनकॉर्पोरेशन मतलब एसोसिएट एंटरप्राइज, इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, द टर्म्स ऑफ द रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस आर डिटरमाइंड इन द सब्सटेंस बिटवीन सच अदर पर्सन एंड द एसोसिएट एंटरप्राइज। मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुए हैं उसको ध्यान में रख के ही ये ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, if A Limited, an Indian company, has entered into an agreement for sale of product X to Mr. B, an unrelated party, on 1st June 2019, Mr. B has entered into an agreement for sale of product X with C Incorporation, a non-resident entity, which is a specified foreign company, in relation to A Limited on 30th of May 2019. ओके, मतलब प्रायर अग्रीमेंट था उन लोगों का कि ये गुड्स में आपको किसको डिलीवर करेंगे, सी इनकॉर्पोरेशन को। देन द ट्रांजेक्शन बिटवीन ए लिमिटेड एंड मिस्टर बी शैल बी डीम्ड टू बी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इवन इफ मिस्टर बी इज एन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, एंटर्ड इनटू बिटवीन द टू एसोसिएटेड एंटरप्राइज इररिस्पेक्टिव वेदर और नॉट मिस्टर बी इज अ नॉन रेसिडेंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वाला। अभी आर्म्स लेंथ प्राइस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम, ओके तो आज हम एक मेथड करेंगे, दैट इज अ कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, ठीक है। उसके 2 सम भी हम कंप्लीट करेंगे आज, फिर लेक्चर खत्म। कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस, इफ द कंडीशन मेंशन इन पैरा नंबर 1 आर सेटिस्फाइड, जो हमने ऊपर देखा, देन द आर्म्स लेंथ प्राइस शैल बी कंप्यूटेड। कैसे कंप्यूट करना है, तो हमने देखा पैरा नंबर 1 में क्या एसोसिएट एंटरप्राइज है, क्या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या दोनों में से एक पार्टी नॉन रेसिडेंट है। ओके, आर्म्स लेंथ प्राइस, मीनिंग ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस एज पर सेक्शन 92F इज द प्राइस अप्लाइड और प्रपोज टू बी अप्लाइड व्हेन द टू अनरिलेटेड पर्सन एंटर्ड इनटू अ ट्रांजैक्शन इन अनकंट्रोल कंडीशन। इन अनकंट्रोल कंडीशन मतलब अनरिलेटेड पार्टी होना चाहिए और अनकंट्रोल कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो, therefore to constitute arm's length price the price should be applied or proposed to be applied in a transaction। मतलब जो प्राइस हम कंसिडर करेंगे वो ALP वाला होगा। द ट्रांजेक्शन बिटवीन किसके अंदर होना चाहिए, अनरिलेटेड पर्सन, ओके। और ट्रांजेक्शन इज टेकन प्लेस इन विच सिचुएशन, इन द अनकंट्रोल सिचुएशन, इन द अनकंट्रोल कंडीशन। तो अभी ये पहला वाला बी और सी तो आपको समझ में आ गया होगा। पहला वाला में ऐसा लिखा हुआ है, प्राइस शुड बी अप्लाइड और प्रपोज टू बी अप्लाइड इन अ ट्रांजेक्शन। मतलब कोई फ्यूचर की प्राइस भी हम ले सकते हैं, जैसे कोई अनरिलेटेड पार्टी के साथ हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट 2-3 महीने बाद परफॉर्म होने वाला है, तो वो प्राइस को भी हम ले सकते हैं। मीन्स द प्राइस विच इज प्रपोज टू बी अप्लाइड विच इज ऑलरेडी अप्लाइड, तो दोनों केस हो सकते हैं, ठीक है। हाउएवर इफ सर्टेन गवर्नमेंट पॉलिसीज इज हिंडर द फ्री मार्केट प्ले by restricting, then the arm's length price shall be computed by taking into account such restriction of the government policies, ठीक है। तो वो सब कुछ एग्जाम में नहीं आएगा, इतना पॉलिसी लेवल बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछते हैं। आपको सिर्फ यही देखना है कि किस तरह से हम आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करेंगे और किस तरह से हम रिवाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम। नीचे वाला जो टेबल है वो बाद में देखेंगे, पहले हम एक मेथड है उसको देख लेते हैं, ओके। दैट इज़ अ कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, जिसको कप मेथड भी बोलते हैं, जो ज़्यादातर एग्जाम में वही आती है, ओके कि किस तरह से आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट होगी।
तो कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड मतलब जो प्राइस कंपेरेबल है, जिसको आप कंपैरिजन के लिए ले सकते हो। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक ये ध्यान रखना है एटीपी। एटीपी का मतलब क्या होता है? दैट इज एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस। एंड एएलपी का मतलब क्या होता है? तो वो होता है आर्म्स लेंथ प्राइस। ओके, ये दो चीज़ें होती है। एक क्या होता है? एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस, एंड दूसरा होता है आर्म्स लेंथ प्राइस। तो होगा क्या? दो चीज़ें होगी। इफ एटीपी इज मोर, सॉरी, मैं आपको सिर्फ सिंपल समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। लाइक अगर आप परचेस करते हो या फिर आप क्या करते हो, सेल, तो ये परचेस तो आपने ज़्यादा वैल्यू से किया होगा। तो इफ एटीपी इज मोर देन एएलपी, ओके, मतलब एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस या एक्चुअल परचेस प्राइस आर्म्स लेंथ प्राइस से ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर उस केस में आपको कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी? वैल्यू फॉर टैक्स पर्पस। तो वो आपको लेना पड़ेगा एएलपी, ठीक है। तो आप कौन सी प्राइस रिकॉर्ड करोगे पीएनएल के अंदर? जो एएलपी है वो। अभी आगे, इफ एएलपी इज मोर देन एटीपी मतलब एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस, तो सेल तो आपने कम वैल्यू से रिकॉर्ड किया होगा, तो एएलपी वाली तो वैल्यू ज़्यादा होगी ना, ट्रांजैक्शन प्राइस से सेल वैल्यू ज़्यादा होगी ना, जो एएलपी के अंदर हम डिसाइड कर रहे हैं। देन वैल्यू फॉर टैक्स पर्पस वो हम क्या लेंगे? तो वो भी हम क्या लेंगे? एएलपी। ओके, अगर इससे रिवर्स सिनारियो हुआ तो फिर उस केस में एएलपी आपको अप्लाई करनी नहीं है। ये एक इनिशियल कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद ही हम ये मेथड क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं। और अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, मतलब ट्रांजैक्शन बिटवीन अनरिलेटेड पार्टी होगा तो ही हम उसको अनकंट्रोल बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं उसमें। तो अंडर दिस मेथड द प्राइस चार्ज और पेड फॉर प्रॉपर्टी ट्रांसफर और सर्विसेज प्रोवाइडेड in comparable uncontrolled transaction, that is transaction between enterprise other than the associated enterprise whether resident or non-resident or the number of such transaction is identified। मतलब क्या होता है? जो प्राइस जो आपने चार्ज किए या पे किए फ्रॉम विच पर्सन? अनरिलेटेड पर्सन, मतलब ऐसी एंटरप्राइज जो आपके एसोसिएटेड एंटरप्राइज नहीं है, उसके प्राइस को हम बेच लेंगे। और वो प्राइस नॉन रेसिडेंट वाली भी हो सकती है या रेसिडेंट वाली भी हो सकती है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो कैसे सर? ए इनकॉर्पोरेशन, ओके, एंड यहाँ पे बी लिमिटेड है। बी लिमिटेड ने गुड्स सप्लाई की है। बी लिमिटेड कहाँ पे है? तो वो इंडिया में, और ये कहाँ पे है? तो यूएसए में, ओके। बी लिमिटेड एंड ए इनकॉर्पोरेशन बोथ आर AE। AE का मतलब होता है एसोसिएटेड एंटरप्राइज, ठीक है। अभी नाउ द एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस इज 12 करोड़, ओके। तो आपने देखा कि ट्रांजैक्शन प्राइस 12 करोड़ है, ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, तो इस केस में तो ALP लगाना पड़ेगा। अभी बी लिमिटेड जो है उसने सिमिलर सप्लाई किया हुआ है, ठीक है। वो सिमिलर सप्लाई उसने किसको किया हुआ है? तो वो उन्होंने सप्लाई किया है सी लिमिटेड, जो वो कहाँ पे है? वो भी इंडिया में। तो उससे उसने कितना लिया? 15 करोड़ रुपए। तो ये आपको मिल गई ALP। बट आपको ये देखना है कि बी लिमिटेड और सी लिमिटेड के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, नो रिलेशन। प्लस सिचुएशन क्या होनी चाहिए? तो सिचुएशन क्या होनी चाहिए? अनकंट्रोल्ड सिचुएशन होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें होगी तब जाके ही इसको आप ALP ले सकते हो। बट सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये सी लिमिटेड जो है वो इंडिया में नहीं है बट यूके में है, तो भी आप प्राइस इसका बेस ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अनकंट्रोल्ड सिचुएशन होनी चाहिए और पार्टी क्या होनी चाहिए? अनरिलेटेड, ये आप याद रखना। उसके बाद देखो बी, सच प्राइस इज एडजस्टेड to account for differences if any between the international transaction and the comparable uncontrolled transaction or between the enterprise entering into such transaction which could materially affect the price in the open market। तो मैंने आपको इनिशियल लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था कि कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे,
लाइक अ जियोग्राफिकल एडजस्टमेंट या फिर अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू अराइव एट ALP। ओके, क्यों? क्योंकि प्राइस कम ज़्यादा होती है तो उसका रीज़न होता है कि आपने वारंटी दिया होगा या फिर आपने अदर फैसिलिटी दी होगी जो आप अनरिलेटेड पार्टी का बेस ले रहे हो ना। ओके, तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि ये प्राइस से, ठीक है, ये वाली जो प्राइस है उससे अगर आपको ALP तक पहुंचना है, इस वैल्यू तक पहुंचना है, तो आपको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, जो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स भी हो सकते हैं या जियोग्राफिकल एडजस्टमेंट्स भी हो सकते हैं। तो वो एडजस्टमेंट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? ALP। बट मान लो कि सर दोनों में सेम ही सिचुएशन थी, दोनों में वारंटी था, दोनों में अदर फैसिलिटीज थी, तो इन दैट केस जो ट्रांजेक्शन प्राइस फ्रॉम द अनरिलेटेड पार्टी, ध्यान से सुनिएगा, द ट्रांजेक्शन प्राइस विथ अनरिलेटेड पार्टी इज एज गुड एज ALP, उसमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नंबर C, एडजस्टेड प्राइस जो अराइव हुई है, ठीक है, जो भी एडजस्टेड प्राइस है, is taken to be arm's length price in respect of the property transferred or services provided in the international transaction। तो जो भी ट्रांजेक्शन प्राइस आएगा नीचे, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे जो एडजस्टमेंट करने के बाद आया हुआ है। ओके, तो उसी का एक क्वेश्चन भी है, ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आपको आना है। आंसर एज यूजुअल इसके भी आपको दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 215 पे आपको दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। ओके, ध्यान आपका होना चाहिए पूरा। नाउ US लिमिटेड, US कंपनी एज अ सब्सिडरी इंड लिमिटेड, मतलब इंडिया में है वो कंपनी। US लिमिटेड सेल्स द कंप्यूटर मॉनिटर्स टू इंड लिमिटेड फॉर रीसेल इन इंडिया, वो लोग रीसेल करते हैं। US Limited also sells the computer monitor to CMI Limited, another computer reseller. It sells 50,000 monitors to IN Limited at 11,000 rupees per unit. Okay. Now, तो अभी आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि US Limited, ठीक है, ये जो US Limited है एंड जो ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है या नहीं है? तो है ही नहीं यार, पहली लाइन में तो लिखा हुआ है कि वो दोनों क्या है? सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे कितना है, तो हमें मिल गया एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस मिला 11,000 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। नंबर ऑफ मॉनिटर्स कितने हैं? 50,000। द प्राइस फिक्स फॉर CMI लिमिटेड इज 10,000 पर यूनिट। तो अभी अनरिलेटेड पार्टी से कितना प्राइस लेते हैं हम? अनरिलेटेड पार्टी से कितना प्राइस लेते हैं? तो अनरिलेटेड पार्टी इस केस में है कौन? तो CMI करके कोई है। ओके, तो 10,000 रुपीज़। ओके, ठीक है। उसके बाद द वारंटी इन केस ऑफ सेल ऑफ मॉनिटर्स बाय IN लिमिटेड इज हैंडल्ड बाय IN लिमिटेड। हाउएवर फॉर द सेल ऑफ मॉनिटर्स टू CMI लिमिटेड, US लिमिटेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वारंटी ऑफ 3 months। तो अभी ये बात समझो, रिलेटेड पार्टी को जो सेल किया ना उसमें वारंटी नहीं था, और अनरिलेटेड पार्टी को जो सेल किया, लाइक CMI को जो सेल किया, उस केस में वारंटी था और उसका प्राइस भी कम है। मतलब ये तो बहुत अजीब सा नहीं हो गया कि प्राइस भी कम है जिसमें वारंटी है, और अगर आप रिलेटेड पार्टी को बेच रहे हो जिसमें प्राइस भी ज़्यादा है और वारंटी भी नहीं है, तो इसी की वजह से हमें ALP का कैलकुलेशन करना है। तो अभी 10,000 रुपीज़ पर यूनिट था जो अनरिलेटेड पार्टी से लिया, और उसके अंदर वारंटी 3 महीने की फ्री थी अनरिलेटेड पार्टी के अंदर। उसके बाद लिखा है बोथ US लिमिटेड एंड IN लिमिटेड ऑफर एक्सटेंडेड वारंटी एट स्टैंडर्ड रेट ऑफ रुपीज़ 1,000 रुपीज़ पर एनम। ऑन दिस फैक्ट्स हाउ इज द असेसमेंट ऑफ IN लिमिटेड इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। ठीक है, सो देखते हैं, वारंटी कॉस्ट उन्होंने दी हुई है आपको, तो वो वारंटी कॉस्ट हम हटा देते हैं, ठीक है, तब जाके ALP का कैलकुलेशन हम कर पाएंगे। तो इसमें से हम माइनस करते हैं वारंटी कॉस्ट,
तो पूरे साल की वारंटी कॉस्ट कितनी है, 1000 रुपीज़ पर एनम है ना, तो 3 महीने की कितनी होगी, तो 3/12 करूँगा तो मिल जाएगी, तो 3/12 करेंगे तो 250 होगा. सो योर ALP इज़ 9750. ओके, नाउ व्हाट इज़ द एक्चुअल transaction price? So that is 11,000 rupees per unit and here it is 9750. So your actual books, आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए होंगे उसमें आपने डेबिट कितने से किया होगा, इससे किया होगा ना एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस से. बट ALP के मुताबिक तो आपको इतना ही करना था, तो कितना अमाउंट आपने ज़्यादा डेबिट किया, तो अमाउंट तो इंक्रीज, ऐसा लिख देता हूँ मैं, इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना होगा, तो 1250 रुपीज़ पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी है 50,000 रुपीज़ समथिंग थे. ओके, 50,000 ही थे ना. तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1250, काफ़ी बड़ा अमाउंट आएगा. ओके, ये आया 6,25,00,000 रुपीज़. तो यहाँ पे इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना होगा, 6,25,00,000 रुपीज़. तो जो भी आपका रिपोर्टेड प्रॉफिट होगा ना, मतलब जितना आपने एक्चुअल में रिपोर्टेड प्रॉफिट होगा प्लस इंक्रीज इन प्रॉफिट उसके अंदर ऐड कर दूंगा, उन दोनों का जब टोटल करूंगा तो मुझे वो क्या मिल जाएगा, टोटल प्रॉफिट, मतलब टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. समझ में आ गया? ऐसे एक क्लिक में आपको समझ में आ जाएगा, बट एग्ज़ाम में आपको पूरा आंसर लिखना पड़ेगा ना कि किस तरह से ये कैलकुलेशन हमने किया हुआ है. ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो, उसमें लिखा हुआ है आनुष मोटर्स लिमिटेड एन इंडियन कंपनी डिक्लेयर्ड इनकम ऑफ ₹300 करोड़ कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द चैप्टर. तो चैप्टर दिया हुआ है बट आपको ये चैप्टर्स नंबर याद नहीं रखने कि किस चैप्टर में ये है. ठीक है, तो वो सब कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. बट बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब ये एडजस्टमेंट्स उन्होंने नहीं किए हुए. ठीक है, उसमें देखो 10,000 कार्स सोल्ड टू रीडा लिमिटेड विच होल्ड 30% शेयर्स इन आनुष मोटर्स लिमिटेड. कितने परसेंट शेयर्स है, 30%. तो क्या आनुष मोटर्स लिमिटेड एंड रीडा लिमिटेड क्या वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, तो आंसर आएगा यस. क्यों, क्योंकि 26% से ज़्यादा है. At a price which is less by $200 each car than the price charged from Shinto Limited. अब ये Shinto Limited कौन है, तो अभी कुछ लिखा नहीं है. तो इन सच इंफॉर्मेशन और इन द एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन वी नीड टू अज्यूम कि Shinto Limited इज अ अनरिलेटेड पर्सन. तो आप Shinto को बेचोगे तो लेट्स टेक एग्जाम्पल के कार है $10,000 का. ओके, जो आपने Shinto को $10,000 में बेचा है, बट आपने रीडा को $9,800 में बेचा है, क्योंकि $200 आपने कम लिया, मतलब आपका प्रॉफिट $200 से डाउन हो गया. तो अगर आपने अनरिलेटेड पार्टी को बेचा होता तो $200 आप एक्स्ट्रा लेते, बट आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज को बेचा, मतलब रिलेटेड पार्टी को बेचा, उसके अंदर आपने ₹200 कम लिए. तो क्यों कम लिए, टैक्सेबल प्रॉफिट कम कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे, ALP एप्लीकेबल करके उसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे. ठीक है, ओके. तो रेट दिया हुआ नहीं है सर, तो $200 मल्टीप्लाई बाय जो एक्सचेंज रेट होगा वो हम करेंगे, मल्टीप्लाई बाय जितने भी नंबर ऑफ कार्स हैं. ठीक है, ओके. तो ये निपट गया. नंबर 2, रॉयल्टी ऑफ डॉलर कितना दिया है, 1,20,00,000 वॉज पेड टू कोइटो लिमिटेड for the use of technical know-how in the manufacturing of car. However, Koito had provided the same know-how to the another Indian company for rupees कितने में दिया हुआ है, $90,000. तो अभी इस केस में आपको टेक्निकल नो हाउ दिया गया है. तो टेक्निकल नो हाउ है, तो अगर आप किसी के नो हाउ के ऊपर डिपेंडेंट हो तो याद करो डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज में था ना कि इफ़ यू आर एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट ऑन द टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइडेड और द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइडेड टू यू
एंड इफ द ट्रांजेक्शन बिटवीन सच एंटरप्राइज एंड योर कंपनी, तो उस केस में हम ALP लगा देंगे। अभी वो जो एंटरप्राइज है जो आपके साथ एसोसिएटेड है वो सेम टेक्निकल नो हाउ किसी अनरिलेटेड पार्टी को कितने में सप्लाई करते हैं, तो 90,000 में, ओके। और आपको कितने में सप्लाई किया, तो 1,20,00,000 रुपीज़, मतलब 30 लाख रुपीज़, आप 30 लाख डॉलर, सॉरी रुपीज़ नहीं, 30 लाख डॉलर आपने ज़्यादा PNL में डेबिट किया होगा, हाँ या ना, 30 लाख डॉलर ज़्यादा आपने PNL में डेबिट किया होगा कि नहीं, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसमें क्या मिस्टेक हुई है इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में, क्योंकि टेक्निकल नो हाउ तो डेप्रिशिएबल एसेट है ना, तो उसकी इम्पैक्ट तो सीधी कहाँ जाएगी, ब्लॉक में जाएगी। तो पूरा का पूरा थोड़ी ना प्रॉफिट एडजस्ट होगा, जो डेप्रिशिएशन की अमाउंट होगी वो एडजस्ट होगी ना, बट स्टिल वो उतने लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में उन्होंने पूछा नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं करेक्ट है, ठीक है। तो किसी स्टूडेंट को ऐसा डाउट हो सकता है कि सर टेक्निकल नो हाउ इज अ डेप्रिशिएबल एसेट, तो ये जो 1,20,00,000 रुपीज़ होगा वो तो आपने PNL में थोड़ी ना डेबिट किया होगा, वो तो आपने ब्लॉक में लिया होगा, और उस ब्लॉक में जो अमाउंट था बाय वे ऑफ डेप्रिशिएशन जितना डेबिट हुआ है उसमें आप ALP एडजस्ट करो। किसी स्टूडेंट को होगा डाउट, सम खत्म होगा उसके बाद होगा, बट अभी के लिए कितना डॉलर उसने ज़्यादा पे किया है, $30,000 उसने ज़्यादा पे किया है। अगर उसने किसी और से लिया होता, या वो जो कोइटो लिमिटेड है अगर वो किसी और को देता तो $90,000 ही ले रहा है, तो हमसे 1,20,00,000 रुपीज़, 1,20,00,000 डॉलर क्यों ले रहा है, तो ऐसा क्या खास उसका लगाव है। डिपार्टमेंट बोले ये देखो नहीं चलेगा, प्रॉफिट ऑल्टर किया आपने, हम ALP लगा के उसको ठीक करेंगे, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखो, तो मैं यही कर देता हूँ साइड में, रिपोर्टेड प्रॉफिट कितना है, रिपोर्टेड प्रॉफिट है कितना, 300 करोड़। फिर ऐड जो कार्स उसने बेची, तो कार्स टू रीडा लिमिटेड, तो इसका आपको नोट लिखना पड़ेगा, 10,000 कार्स मल्टीप्लाई बाय $200 मल्टीप्लाई बाय जो भी रेट आएगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर एक ऐड जो टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड हुआ, तो टेक्निकल नो हाउ जो प्रोवाइड हुआ तो उसमें ATP कितना है, तो ATP 1,20,00,000 है ना। ATP एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस कितना है, 1,20,00,000, उसमें से ALP कितना है, 90 लाख रुपीज़। अगर उसने किसी और से लिया था तो $30 लाख का एक्सेस डिडक्शन हुआ है ना, एक्सेस एक्सपेंस क्लेम्ड बाय आनुष मोटर्स, ठीक है। तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक रेट आएगा उससे। थर्ड, ध्यान से अभी, लोन ऑफ €1,000 करोड़, 1,000 करोड़ का लोन है, कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, एडवांस बाय डॉर्फ लिमिटेड, अ जर्मन कंपनी, was outstanding on 31st March 2020. The total book value of asset of Anush Motors Limited on the date was 90,000 crores, 90,000 करोड़। तो आप क्या करोगे बताएं किसी स्टूडेंट को, सर देखो 1,000 करोड़ का लोन लिया, डिवाइड बाय 90,000 करोड़ करो, ठीक है। तो सर 51% से तो कम ही है, तो फिर एसोसिएट एंटरप्राइज हुआ नहीं। थोड़ा ध्यान से देखने का, ये 1,000 रुपीज़ नहीं है, ये रुपीज़ है, पर ये यूरो है, तो इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, एक रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको 90,000 से डिवाइड करूंगा ना, ओके। सो ध्यान रखना, रेट अभी तक दिया नहीं है, आगे आएगा तो हम जब सब जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। द सेड जर्मन कंपनी इज ऑल्सो एडवांस अ लोन ऑफ सिमिलर अमाउंट टू अनदर इंडियन कंपनी एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। टोटल इंटरेस्ट पेड फॉर द ईयर वॉज €100 करोड़। मतलब उस जर्मन कंपनी ने आनुष मोटर से कितना लिया, 10%, कुछ ज़्यादा ही लगाव था उससे। बट अगर वही लोन वो किसी और को देता है तो 9% लेता है, मतलब ये तो कहाँ का न्याय हुआ, आप उससे 10% लेते हो और यहाँ पे 9%, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा इंटरेस्ट था जिसकी वजह से ये हुआ है। क्यों, बिकॉज लोन की अमाउंट 51% से ज़्यादा है, इसलिए वो इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पा रहा है और उस इन्फ्लुएंस की वजह से प्रॉफिट ऑल्टर हो रहा है।
तो हमारा काम उस प्रॉफिट के ऑल्ट्रेशन को क्या करना, ठीक करना है. एक्सप्लेन इन ब्रीफ the provisions of the act affecting all these transactions and the compute the income of the company chargeable to tax for the assessment at 2021, keeping in mind the value of $1 equal to and €1 equal to 50 and 55 respectively. तो ये तो 55 यूरो हो गया ना, so 55,000 divided by 90, so 61% हो गया. ओके तो मोर देन 51% से ज़्यादा है. ठीक है, अभी लोन था कितने का, तो ऐड एक्सेस इंटरेस्ट. तो एक्सेस इंटरेस्ट कितना पे किया, तो व्हाट इज एटीपी, तो एटीपी इज 10%. ना व्हाट इज एएलपी, अगर वो जो डॉल्फ लिमिटेड है जो जर्मन कंपनी, वो किसी और को लोन देते हैं तो कितना परसेंट लेते हैं, 9%. तो आपने कितना एक्स्ट्रा पे किया, 1% पे किया. ठीक है, कितने का लोन था, 1,000 यूरो मल्टीप्लाई बाय 1%, मतलब कितना यूरो आपने ज़्यादा दिया, 100 यूरो ज़्यादा दिया ना, ये करोड़ से. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, 55. तो 100 मल्टीप्लाई बाय 55 मतलब ये हो गया 5500. सॉरी, ये 1% यहाँ पे मैंने गलत किया हुआ है. 1% 10 यूरो होगा ना. ओके, तो यहाँ पे होगा 550. ओके, फिर डॉलर का कितना था, 50 रुपये, और यहाँ पे भी कितना था, 50 रुपीज़. ठीक है, तो अभी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिल जाएगा. 10,000 कार्स मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 50. ओके, वो कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है 10 करोड़. ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं. ठीक है, ये हो गया आपका 10 करोड़. फिर ये 30 लाख मल्टीप्लाई मतलब 15 करोड़. तो रिवाइज प्रॉफिट कितना होगा आपका, रिवाइज मतलब रिपोर्टेड प्रॉफिट इंक्रीज होगा ना, तो रिवाइज प्रॉफिट कितना होगा, सो 300 प्लस 10 प्लस 15 एंड प्लस 550. तो योर रिवाइज प्रॉफिट इज 875 रुपीज़. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ओके, सो ध्यान रखना, और अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अभी लेक्चर कंक्लूड करने से पहले एक दो चीज़ें हैं छोटी छोटी जिसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लेक्चर कंक्लूड करते हैं. आपको पेज नंबर 183 पे आना होगा. उसमें एक बोल्ड इटैलिक पार्ट में लिखा होगा पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड. नाउ तो एक दो चीज़ें जो स्टूडेंट को डाउट हो रहा होगा, वो ये डाउट हो रहा होगा कि सर क्या एएलपी अप्लाई करने से कोई अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस चेंज होगी. अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन मतलब एएलपी अप्लाई करने से प्रॉफिट तो बढ़ता है, बट क्या वो पैसा मैं वो पार्टी से रिकवर कर सकता हूँ, नहीं, वो आप नहीं रिकवर कर सकते ना, क्योंकि आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन तो हो सकता है डिफरेंट हो. तो एएलपी अप्लाई करने से आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन डेफर नहीं होगी. जैसे मान लो कि मैंने रिलेटेड पार्टी को गुड्स सप्लाई किए, मतलब एसोसिएट एंटरप्राइज को गुड्स मैंने क्या किए हुए हैं, सप्लाई किए हुए हैं. ठीक है, जिसमें मैंने 10,000 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज किया हुआ है फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज, एंड यूजुअली आई एम चार्जिंग 13,000 रुपीज़ पर यूनिट फ्रॉम द अनरिलेटेड पार्टी. नाउ तो मेरे बुक्स में तो 10,000 का एंट्री हुआ होगा. ठीक है, तो अभी एएलपी अप्लाई करूंगा तो उस केस में बुक्स में वापस से एंट्री कितने से हो जाएगा, 13,000 से, मतलब आपका प्रॉफिट 3,000 से क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना. तो अभी इस केस में वो जो सामने वाला पार्टी है, मतलब जो एसोसिएट एंटरप्राइज है, क्या वो मुझे 13,000 पर यूनिट पे करेगा, कि वो तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होगा वही पे करेगा ना. तो वो तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होगा वही पे करेगा. उस केस में वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन तो जो है वो एज इट इज़ ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. तो ये आपको याद रखना है. तो क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, इन कंप्यूटिंग सच इनकम अलाउंस for any expenses or interest shall also be determined having regard to arm's length price. It has been clarified by insertion of explanation
इन सेक्शन 92 सबसेक्शन 1। अलाउंसेस मतलब आपने कोई एक्सपेंसेस किए आउटसाइड इंडिया, ठीक है, परचेज सेल नहीं हुआ है, जनरल फॉर्म ऑफ एक्सपेंस टू आउटसाइड इंडिया, तो उसके ऊपर भी ईएलपी लग सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि ए लिमिटेड एंड बी इनकॉर्पोरेशन, अगेन वही घिसी-पिटी कंपनी है सारी, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एंड एक्स इनकॉर्पोरेशन एंड सी इनकॉर्पोरेशन, वही चलने वाला है, ठीक है। तो ए लिमिटेड इंडिया का है एंड बी इनकॉर्पोरेशन यूएसए का है। तो अभी ये दोनों क्या है, तो दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है। अभी इन दोनों ने मिलके एक एग्जीबिशन किया था इन लंदन, ओके, अभी तो पॉसिबल नहीं है बट मान लो बहुत पहले किया था, जिसके अंदर खर्चा कितना हुआ, तो जिसके अंदर खर्चा हुआ 52 करोड़ रुपीस का टोटल एक्सपेंस हुआ है, जिसमें से ए लिमिटेड ने 30 करोड़ रुपए दिया है और बाकी का 22 करोड़ रुपए किसने दिया है, तो बी इनकॉर्पोरेशन ने। आई होप ये आपको समझ में आया, ठीक है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा? असेसिंग ऑफिसर बोलेगा देखो ये आपने 52 करोड़ का जो टोटल एक्सपेंस किया उसमें से 30 करोड़ आपने बेयर किए, ओके, तो आपको ये जो 52 करोड़ रुपीस का बेनिफिट किया, मतलब एक्सपेंस किया, सॉरी, उसमें से कितना बेनिफिट आपको रिसीव्ड हुआ? तो वो असेसी ने बोला सर मुझे तो बेनिफिट 50% रिसीव हुआ है, ठीक है। कितना रिसीव हुआ है? बेनिफिट 50% ही मुझे रिसीव हुआ है। तो एओ ने बहुत ही सिंपल वे में पूछा, अगर आपको 50% बेनिफिट रिसीव हुआ है, ओके, तो आपका एक्सपेंस भी तो कितना होना चाहिए? 50% ही होना चाहिए ना ऑफ सच टोटल एक्सपेंस। तो आपका टोटल एक्सपेंस कितना है? तो आपका टोटल एक्सपेंस है 52 करोड़, तो 52 करोड़ का 50% ही आपको एक्सपेंस करना था ना। तो आपको करना था कितना? 26 करोड़ रुपए करना था। आपने कितना किया? 30 करोड़। तो आपका पीएनएल डेबिट कितने से हुआ होगा? तो डेबिट 30 करोड़ से हुआ होगा, ठीक है ना, 30 करोड़ से डेबिट हुआ होगा, बट आपको करना था कितने से? तो 26 से करना था। तो कितना इंक्रीज इन प्रॉफिट होगा? तो इंक्रीज इन प्रॉफिट होगा कितना? 4 करोड़। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइजेस वगैरह होगी, हो सकता है कि कुछ अलाउंस के रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, दैट इवन where international transaction comprises only an outgoing, the allowance for such expense or interest arising from the international transaction shall also be determined having regard to the arm's length price, and that the provision would not be applicable in case where the application of arm's length price result in, मैंने बताया था, डाउनवर्ड रिविजन हुआ एज पर सेक्शन 92C सबसेक्शन 4। अगर ALP अप्लाई करने से जो रिपोर्टेड प्रॉफिट है, रिपोर्टेड प्रॉफिट मतलब जो असेसी ने रिपोर्ट किया है, अगर वो डाउन हो रहा है, मतलब डाउनवर्ड रिवीजन हो रहा है, तो फिर ALP को भूल जाओ, ठीक है, यही लिखा हुआ है। प्राइस रिजल्ट इन द डाउनवर्ड रिवीजन ऑफ इन द इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया, तो भूल जाओ, ALP को टाटा बाय बाय बोलो, असेसी ने जो बोला वो बिल्कुल सही है, ठीक है, ध्यान रखना। डज सेक्शन 92 ओवरराइड सेक्शन 5 एंड 9? सेक्शन 5 मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था। तो 5 और 9 को क्या वो ओवररूल करता है? तो देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 अ नॉन रेसिडेंट इज लायबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम विच इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया बाय हिम और ऑन हिज बिहाफ विच अक्रू और अराइजेस और इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सिमिलरली सेक्शन 9 प्रोवाइड फॉर द इनकम विच इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो अभी सेक्शन 5 और 9 अप्लाई हो रहा होगा, तब जाके तो हम सेक्शन 92 में ALP कैलकुलेट करेंगे ना, ठीक है। अगर सेक्शन 5 और 9 अप्लाई ही नहीं हो रहा है तो 92 में आके क्या करेंगे हम लोग? सो उसमें लिखा हुआ है, देयरफॉर सेक्शन 92 डज नॉट ओवरराइड सेक्शन 5। इन अदर वर्ड्स, द असेसिंग ऑफिसर इज ऑथराइज्ड टू टैक्स दैट इनकम ओनली विच इज टैक्सेबल इन इंडिया एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 एंड 9। In other words, non-resident whose income is not taxable as per section 5 and 9 do not fall within the ambit of section 92। जो इनकम टैक्सेबल इंडिया में होती है उसी के ऊपर हम ALP कैलकुलेट करेंगे। इंटेंड टू डिसीड द रेवेन्यू और मालाफाइड मोटिव टू अवॉइड और रिड्यूस द टैक्स इन द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। ALP लगाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था कि असेसी का इंटेंशन क्या होता है? असेसी का इंटेंशन होता है कि हम टैक्सेबल प्रॉफिट को कम करें, ओके, मालाफाइड इंटेंशन है टैक्सेबल अमाउंट को हम कम करें ताकि हमें टैक्सेस कम पे करने पड़े। तो उसमें लिखा है सेक्शन 92 हैज़ टू बी अप्लाइड इन एवरी सच केस वेयर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हैज टेकन प्लेस एंड द प्राइस अग्रीड टू बिटवीन
the two enterprise is different from the arm's length price. Whether or not there is a mala-fide motive, the need to make the adjustment to approximate arm's length price arises irrespective of any contractual obligation. After the application of ALP, the underlying contractual obligation will remain same. It is not affecting the obligation which is stated in the agreement. Okay. Undertaken by the parties to pay in a particular price of any intention of the parties to minimize the tax. Thus, a tax adjustment under arm's length price would not affect the underlying contractual obligation. I hope you are getting my point. So ये आपको याद रखना है, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो थोड़ा और टेक्निकल पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे. तो प्रॉबेबली इसके 6 लेक्चर आएंगे. ये पहला था, आगे 5 लेक्चर और आएंगे, ठीक है. और बिकॉज ऑफ 3-4 दिन से लेक्चर्स नहीं आ रहे थे, बिकॉज जिस प्रीमाइसिस में हम लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, मतलब क्लास वाले प्रीमाइसिस में, तो वहाँ पे एक केस डिटेक्ट हुआ था. अभी किसका केस है वो आपको पता ही है, ठीक है. तो उसकी वजह से 3 दिन तक पूरा सैनिटाइजेशन चल रहा था और लॉक था पूरा. ओके, नाउ ऑनवर्ड्स एवरीथिंग इज़ नॉर्मल एंड आई एम फाइन, ठीक है. हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं. ओके, एंड आप अपना ध्यान रखना. ओके, और अगर कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो एंड देन, ठीक है. सॉल्यूशन तो इसका इसमें दे के रखा है, तो सॉल्यूशन की आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है. तो तब तक के लिए गुड बाय. ओके, एंड अपना बहुत ध्यान रखना. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद सम टेक्निकल पॉइंट.